कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति ये इसको क्या देती है? सिक्योरिटी देती है। ये अपने आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या देती है? सिक्योरिटी। Welcome to One Way Classes. Get ready to accelerate your learning journey with us today. तो आप सभी का स्वागत है वन वे क्लास में। तो मैंने आपको बोला ही था कि एक दो दिन में साइंस की क्लास आनी है। तो साइंस की पहली क्लास आज अपन शुरू कर रहे हैं। अपने सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी को समझेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी को समझेंगे, उसके बाद में प्लांट को समझेंगे, उसके बाद में प्लांट क्लासिफिकेशन को समझेंगे और धीरे धीरे हम डिजीज़ पे आएंगे, जेनेटिक्स पे आएंगे और इस तरह अपनी साइंस ख़त्म करेंगे। सबसे पहले हम हमारे शरीर की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो सबसे छोटी है हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि अगर ह्यूमन बॉडी को समझना है, ये आप इस तरह मानो कि आप किसी बड़े महल में हो। अगर उस बड़े महल की सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो वो क्या होगी? उस घर की ईंट। कोई भी कमरा है, ये एक कमरा है। अब किसी भी रूम का निर्माण कैसे होता है? ईंटों से होता है। तो उस रूम की सबसे छोटी इकाई क्या है? ब्रिक, यानी कि ईंट। इसी तरह हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी है। हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यू हैं, ऑर्गन हैं, सिस्टम हैं। तो हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई है सेल। सेल यानी कि कोशिका। सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। जो लोग सेल की स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? साइटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजिस्ट। सेल हमारी बॉडी की क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। अगर हिंदी में बात करूं तो मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका है। कई बार एग्जामिनर पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की, और यहां बच्चे मात खाते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, एक कार्क में की थी, और वो डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगर डेड सेल की बात करें तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। अगर लिविंग सेल की बात करें, जीवित कोशिका की बात करें, तो 1674 में किसने की? एंटी वॉन लियोन हुक ने की थी। एंटी वॉन लियोन हुक ने की थी। कहाँ की थी? पैरामीशियम नामक जीवाणु में की थी। सवाल स्पायरोगोरा में भी की थी। ठीक है। तो अगर डेड सेल की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने, अगर लिविंग सेल की बात करें तो एंटी वॉन लियोन हुक ने की थी। अब कई बार हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि सेल बड़ी, सेल छोटी, सेल लंबी। सबसे बड़ी सेल होती है, जो बिगेस्ट सेल होती है, वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे छोटी सेल होती है, सबसे स्मॉल सेल होती है, वो माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा ग्लास्पिकिटुलम की होती है। और जो सबसे लंबी होती है वो न्यूरॉन्स की होती है, तंत्रिका कक्ष की होती है। किसकी होती है? न्यूरॉन्स की होती है। मैंने तीन चीजें बताई। सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा की, सबसे लंबी सेल हमारे न्यूरॉन की। अगर ये बात एग्जामिनर ऐसे पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो मैंने मानव शरीर की नहीं बताई आपको। अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो जब बात आए ह्यूमन की, तो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल है वो है स्पर्म। क्या है? स्पर्म। अगर ह्यूमन बॉडी की बात आए, ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो स्पर्म। अगर ह्यूमन बॉडी की बिगेस्ट सेल की बात आए,
तो कौन सी है? ओवम, यानी कि अंडाणु। तो अभी तक हमने क्या देखा? सेल। सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। जो सेल की स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? साइटोलॉजिस्ट। सेल क्या है? हमारे ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। अब हम बात करते हैं कि सेल की खोज। सबसे पहले सेल की खोज की थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने। किस में? डेड सेल की खोज की थी कॉर्क में। कॉर्क नाम का एक पेड़ होता है उसमें की थी, ठीक है। एंडी वॉन लियोन हुक ने 1674 में की थी, पैरामीशियम नामक जीवाणु में की थी। उसके बाद में सबसे बड़ी सेल की बात आए तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी सेल की बात आए तो माइकोप्लाज्मा, और सबसे लंबी सेल की बात आए तो न्यूरॉन्स। अगर मानव शरीर में सबसे छोटी सेल की बात आए तो स्पर्म, और सबसे बड़ी सेल की बात आए तो ओवम। ये है जर्नल। अब क्या था कि सेल रातों रात तो खोजी नहीं गई, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मत रखे, और ऐसे ही दो तरह के लोग आए, स्लाइडन, शेवान। स्लाइडन शेवान की आपने थ्योरी सुनी होगी, सेल थ्योरी बोलते हैं स्लाइडन और शेवान की। स्लाइडन और शेवान थे, ये दो बड़े साइंटिस्ट थे। इन्होंने अलग अलग स्टडी की। एक ने प्लांट में सेल की खोज की, दूसरे ने एनिमल में की, और दोनों ने ये पाया कि इस दुनिया में जो भी प्लांट है, जो भी सेल है, जो भी प्लांट है और जो भी एनिमल है, उन सभी में सेल है, उन सभी में कोशिकाएं है। और कोशिकाओं के बीच में एक क्रिएटर है, जिसे आज हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो वो क्रिएटर ही है जो सेल का निर्माण कर रहा है, ये उन्होंने बोला। और बोला कि किसी भी ह्यूमन बॉडी को या किसी भी बॉडी को जो बाहर की आउटर स्ट्रक्चर मिलती है वो सेल से मिलती है। ये सेल थ्योरी में बोला स्लाइडन और शेवान ने। अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है, बहुत बार पूछी जाती है। 1838-39 किसने की? स्लाइडन और शेवान। पूरा नाम तो इसका थियोडर शेवान था। स्लाइडन किस में की? स्लाइडन ने की पौधों में, और इसने की जंतुओं में। और ये बोले कि पौधे व जंतुओं का जो शरीर है वो कोशिकाओं से निर्मित है, कोशिकाओं से निर्मित है। इन कोशिकाओं का निर्माण निर्मित है। इन कोशिकाओं का निर्माण क्रिएटर या अभिकर्ता से होता है। क्रिएटर या अभिकर्ता से होता है। अब पता है क्या, जब हम किसी भी नई चीज की खोज करते हैं साइंस में, तो आप थियसिस लिखते हैं। वो थियसिस आपके सीनियर के पास जाती है। वो सीनियर अगर बोलते हैं कि हाँ, जैसे मैंने सेल पर कोई अलग तरह की खोज की, मैंने थियसिस लिखी, फिर मैंने थियसिस भेजी अपने सीनियर को जो इस फील्ड में अच्छे खासे अनुभवकारी है। उनको लगा कि हाँ, ये इसने सही लिखा है। फिर वो मुझे बुलाते हैं, फिर उनके कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन मुझसे आस्क करते हैं। अगर मैं उनके क्वेश्चन बता पाता हूँ और उनको सेटिस्फाई कर पाता हूँ तो मेरी थ्योरी पब्लिश होगी, वरना मेरी थ्योरी असफल मानी जाएगी। इसी तरह स्लाइडन और शेवान के साथ हुआ। ये दोनों गए अपनी थ्योरी ये लेके कि सर हमने 5 प्लांट पे पढ़ा है, हमने बहुत सारे पौधों पे ये स्टडी करके देखी है, हमने बहुत सारे एनिमल पे ये स्टडी करके देखी, और ये थ्योरी है। ये थ्योरी उनको सेट बैठ गई। पर उनका एक क्वेश्चन था कि आपने बोला कि पूरी बॉडी का निर्माण कोशिकाओं से होता है, हर एक चीज की लिमिट है, हर एक चीज का एक पॉइंट आता है कि वो डेड होता है, तो जाहिर सी बात है कि कोशिकाएं भी डेड होगी। उन्होंने बोला जी सर, कोशिकाएं भी डेड होती है। अगर कोशिकाएं डेड हो रही है तो नई कोशिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है?
ये बताओ। अब उनको ये नहीं पता था कि सामने से ये क्वेश्चन आएगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं पता। वो किसके बारे में नहीं बता पाए? वो नहीं बता पाए कोशिका प्रतिपादित के बारे में, यानी कि कोशिकाओं का जनरेशन के बारे में नहीं बता पाए, सेल जनरेशन के बारे में नहीं बता पाए कि सेल जनरेशन कहाँ से होती है। उन्होंने बोला कि पेड़ है, हमने पेड़ की एक टहनी काट दी तो उस पर कुछ रेशेस बन जाते हैं, वो कहाँ से बनते हैं? कुछ पेड़ रिकवर कर लेते हैं, वो कैसे करते हैं? मेरी जीभ कट गई, वो खुद को रिकवर कर लेती है, कैसे कर लेती है? इस तरह के उनके मन में क्वेश्चन थे और इनके पास जवाब नहीं थे, तो ये वापस आ गए। और ये कमी एक नए साइंटिस्ट को पता लगी जिसका नाम था रेडोल्फ विर्चो। 1855 में रेडोल्फ विर्चो ने बोला कि मैं बताता हूं सर, मैं बताता हूं कि सेल जनरेशन कैसे होती है। ये रेडोल्फ विर्चो ने जो बोला उसे बोला जाता है कोशिका प्रतिपादित का सिद्धांत। और कई बार एग्जामिनर पूछता है कि कोशिका प्रतिपादित का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन और शेवान लिखा होता है। सबको पता होता है कि सेल थ्योरी स्लाइडन और शेवान ने दी, जल्दी जल्दी में स्लाइडन और शेवान करके आ जाते हैं और ये भारी मिस्टेक होती है वहाँ पर। ये वहाँ पर क्या करके आते हैं? भारी मिस्टेक करके आते हैं जो पूरी तरह से क्या होती है? गलत साबित होती है। क्योंकि रेडोल्फ विर्चो ने बोला कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं, जो पुरानी कोशिकाएं हैं वही नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, वही नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसने रिप्रोडक्शन के बारे में बताया, प्रजनन के बारे में बताया कि कैसे प्रजनन होता है और कैसे पुरानी कोशिकाएं ही नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, इन सब के बारे में बताया। और रेडोल्फ विर्चो ने कोशिका उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। यहाँ पर सब सही हो गया। अब जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता लग जाता है तो हम उसके आउटर बॉडीज़ के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसके इनर बॉडीज़ के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अभी हम समझेंगे सेल के रफ डायग्राम से कि है क्या सेल। अब सेल जो है ना, सेल बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अभी तक हमने सेल का सिर्फ बायो जाना है कि सेल है क्या, मैंने दो चीज़ें बता दी। अब हम सेल को पूरी तरह खुल के देखेंगे। एक छोटी सी कोशिका एक रफ डायग्राम से समझते हैं। ये कोई भी सेल है, ये क्या है? सेल है। सेल की सबसे आउटर लेयर को बोला जाता है सेल वॉल। हिंदी में बोले तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ये इसको क्या देती है? सिक्योरिटी देती है। ये अपने आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या देती है? सिक्योरिटी देती है। कोशिका भित्ति के बाद में एक लेयर और होती है जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जिसे क्या बोला जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ये पारगम्यता का काम करती है। पारगम्यता मतलब कौन सी चीज़ अंदर जाएगी सेल के अंदर, कौन सी चीज़ नहीं जाएगी, इसका कौन निर्धारण करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल के बीच में एक केंद्र बिंदु होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि न्यूक्लियस की खोज किसने की, सेल वॉल की खोज किसने की, सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने की। ये अपने जैसे जैसे आप धीरे धीरे सेल का डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। अब क्या है कि यहां पर एक लिक्विड भरा रहता है, यहां पर भी एक लिक्विड भरा रहता है, यहां पर भी एक लिक्विड भरा रहता है। तो इस लिक्विड को सबसे पहले किसने देखा? पुरकिंजे ने देखा। पुरकिंजे ने देखा और इसने एक वर्ड दिया प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा। अब प्रोटोप्लाज्मा क्या है? साइटोप्लाज्मा प्लस न्यूक्लोप्लाज्मा। न्यूक्लोप्लाज्मा, न्यूक्लोप्लाज्मा क्या है? जो न्यूक्लियस के आसपास लिक्विड भरा रहता है उसे बोला जाता है न्यूक्लोप्लाज्मा।
क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्मा। और जहां पर सेल ऑर्गन पड़े होते हैं, यहां पर सेल ऑर्गन पड़े होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, तो बहुत सारे यहां पर सेल ऑर्गन पड़े होते हैं, तो वो इस साइटोप्लाज्म के अंदर धसे होते हैं। वैक्यूल्स वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो ये सेल ऑर्गन किस में धसे रहते हैं? साइटोप्लाज्म में धसे रहते हैं। इन दोनों को क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्मा बोला जाता है। अब कई बार एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है कि कोशिका में कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का अनुपात होगा। कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का अनुपात। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। तो कितना होता है? 81/19 होता है। 81 होता है अकार्बनिक और 19 होता है कार्बनिक। कार्बनिक। हमारी सेल का मोस्ट भाग किसका बना है? जल का बना है, वाटर का बना है। हमारी कोशिका अगर 100% वेरी करती है तो उसका 80% क्या है? वाटर है। 80% क्या है? वाटर है। नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और आयंस है। प्रोटीन 10%, कार्बोहाइड्रेट 2 से 2.5% होता है, और 5 से 7% होता है, और आयन 2 से 2.5% होते हैं। न्यूक्लिक एसिड भी होता है, वो 1 से 1.5% होता है, ये 0.5 हो जाता है। ठीक है। अब कई बार एग्जामिनर का एक और फेवरेट क्वेश्चन उठता है कि हमारी जो सेल है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। तो हमारी सेल में 4 तरह के एलिमेंट इंपॉर्टेंट है जो होते हैं। पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा कार्बन। ये 4 तरह के एलिमेंट हमारी बॉडीज में पाए जाते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। तो ये है सेल की फुल नहीं छोटी सी वीडियो। अब सेल 2 तरह की होती है। सेल 2 तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये आपको मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। बहुत सारे टीचर इसको पहले पढ़ाते हैं, मैं लास्ट में क्यों पढ़ाता हूं? क्योंकि मैं बोलूंगा कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लिक एसिड होते हैं, यूकैरियोटिक में नहीं होते। इसमें मान लो 70S राइबोसोम होते हैं, इसमें नहीं होते। आपको समझ ही नहीं आएगा राइबोसोम होता क्या। तो पहले हम किसकी बात करेंगे? सेल ऑर्गन की बात करेंगे कि सेल वॉल है, इसका कार्य क्या है, इसकी खोज किसने की। फिर सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, फिर साइटोप्लाज्म की बात करेंगे, फिर उसमें जितने भी ऑर्गन हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, हमारी वैक्यूल्स होगी, इन सब पे अपने डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद में न्यूक्लियस पढ़ेंगे। न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी गुण को आगे लेके जाता है। डीएनए, आरएनए होते हैं, स्टोन प्रोटीन्स होते हैं उसमें, उन सब पे बात करेंगे। और जब हम चैप्टर का एंड करेंगे तब मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझाऊंगा। तब आपको चुटकी में समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोकैरियोटिक होता है, क्या यूकैरियोटिक होता है। तो मैंने आज आपको छोटी वीडियो और छोटा सा ओवरव्यू दिया है, और इस ओवरव्यू को एक रफली तरीके से याद मत करना, एक मोस्ट सीरियस कंसेप्ट मान के याद करना। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। एग्जामिनर कभी भी पूछ सकता है। सेल क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। उसके बाद में हमारे ह्यूमन बॉडी से काफ़ी बार क्वेश्चन उठता है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल कौन सी है? तो स्पर्म है। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो ओवम है। फिर क्वेश्चन आता है कि वैसे अगर सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग का अंडा, वैसे सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा ग्लैस्पिक्यूलेटम, तो आप सिर्फ माइकोप्लाज्मा याद रखना। ठीक है। सबसे लंबी न्यूरॉन्स जो हमारे तंत्रिका काक्ष होते हैं। फिर बात आती है कि सेल डिस्कवरी सबसे पहले 1665 में रोबर्ट हुक ने की। किस में? अगर रोबर्ट हुक ने की बात करें तो डेड सेल की खोज की थी। किस में की थी? कर्क में की थी। फिर लिविंग सेल की बात करें तो एंटी वॉन लियोन हुक ने की थी। फिर बात करें कि
सेल थ्योरी स्लाइडन और शेवान ने दी थी 1838-39 में। उन्होंने बहुत सारे पौधों पर अपनी रिसर्च की, बहुत सारे एनिमल्स पर अपनी रिसर्च की और बोला कि जितने भी बॉडीज़ का निर्माण हो रहा है वो सेल से हो रहा है और सेल के बीच में एक क्रिएटर होता है जो सेल का निर्माण करता है। जब उनसे आस्किंग की गई कि नई सेल का निर्माण कैसे होता है तो वो फेल हो गए। फिर आए रडोल्फ विर्चो, उन्होंने बताया कि पुरानी सेल से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन्होंने थोड़ा बहुत रिप्रोडक्शंस के बारे में भी बताया। जब उन्होंने बताया तो उसके बाद में हमने पुरकिंजे का पढ़ा, न्यूक्लियोप्लाज्मा पढ़ा, साइटोप्लाज्मा पढ़ा, फिर मैंने सेल वॉल और इन सब के बारे में आपको बताया। अब बात करते हैं कि सेल वॉल में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक का रेशो पाया जाता है 81:19। उसके बाद में मैंने आपको बात बताई कि सेल में 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। फिर मैंने आपको बताया कि सेल का 70 से 80% भाग जल का होता है। रीसेट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आयन और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। दैट इज़ फाइनल। ये छोटी सी वीडियो है लेकिन एक क्वेश्चन ले मरते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे।